या देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली गई है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में अशिक्षा बढ़ी है। इसीलिए जो बजट लाए हैं ये बिल्कुल देश के विरोधी बजट है। पूरे देश को बेचने का नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती कि वो टीवी पर बैठकर पूछता है भारत, आज वो अर्नब गोस्वामी से पूछता है भारत कि देश का अन्नदाता 70 दिन से सड़क पर पड़ा हुआ है सर्द मौसम में, एक बार उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, क्या वो अन्न नहीं खाता है? हमारे ये सरकार 100 से ज्यादा लोगों को लापता कर लिया गया, उन्हें फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। सबसे पहले अगर सरकार से बात होगी तो पहले उस बातों को उठाया जाएगा कि हमारे उन जवानों को वापस किया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमे लगे उन मुकदमों को वापस किया जाए। उसके बाद हम वार्ता करेंगे, अन्यथा कोई वार्ता नहीं होगी जब तक उनके मुकदमे। जो एनआईए आतंकवादियों की और वैसी जांच करता है, उस एनआईए को किसानों की जांच के लिए लगा दिया गया। जिस सुरक्षा को वहाँ एलआईसी और एलओसी पर एलएसी पर लगाना चाहिए, उस सुरक्षा को भारत के किसानों को रोकने के लिए लगाया गया है। ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है, तानाशाह नहीं, ये सनकी है, तानाशाह नहीं है। ये अपनी सनक के दम पर कुछ भी करने को तैयार है। ये अडानी और अंबानी के तरीके पर चल रहा है। इसको देश के 136 करोड़ लोगों की फिक्र नहीं है, देश की कुछ फर्मों की फिक्र है। ये उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहा है और बाकी लोगों की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहा है। जो लोकल मीडिया इनकी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को उठाता है, उन लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। जबकि अर्नब गोस्वामी की चैट जो सुरक्षा से संबंधित होती है वो लीक हो जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वो दलाली करता है भारतीय जनता पार्टी की। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है उसको पूरी सरकार सपोर्ट कर रही है, और जो भी सरकार के काले कानूनों का खिलाफत करता है, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये सरकार अच्छे दिन का वादा करके सरकार सत्ता में आई। किसानों ने एक विकल्प देखा था, एक उम्मीद भरी नज़र से इनकी तरफ देखा था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो किसानों का विकास करेंगे। लेकिन आज किसान देख रहा है कि देश के 10% लोगों का विकास हुआ है, बाकी 90% लोगों का शोषण किया है सरकार ने। ये किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और व्यापार विरोधी सरकार है। और अगर मोदी जी इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। अभी तो सिर्फ देश का 2% किसान सड़क पर आया है। जिस दिन 78% किसान सड़क पर आ जाएगा तो मोदी जी की कोई हिम्मत नहीं है। और अभी आपने एक सवाल किया था कि आरएसएस तो भाजपा के लोग पुलिस पर लाठी बरसाने की बात करते हैं। वो जवान जो हैं, जो किसान रात के 12 बजे पुलिस पे लाठी बरसाने का काम नहीं करते, वो नारे लगा रहे कि दिल्ली पुलिस तुम लाठी बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस उनके कहने से कभी लाठी नहीं बरसाएगी। दिल्ली पुलिस में जो लोग हैं वो मेरे भाई हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, हिंदुस्तान की सुरक्षा में जितना भी फोर्स लगा हुआ है वो उस किसान का बेटा है जो किसान रात के 12 बजे खड़े होकर के सर्द मौसम में अपने गेहूं में पानी देता है। उसी किसान का बेटा रात के 12 बजे खड़े होकर के देश का सजग प्रहरी बन के सीमा की सुरक्षा करता है, जिससे पूरा देश सुरक्षित है, जिससे हमारे देश के राजनेता सुरक्षित हैं। ये उन लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किसान और जवान का हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये उस नारे को ख़त्म करना चाहते थे। जवान और किसान को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये सरकार जो है आपस में विद्रोह पैदा करके सत्ता पे बने रहने चाहती है और जनता अब इनकी बातों को समझ चुकी है। अब इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकने का वक्त आ चुका है। अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यही हिंदुस्तान का किसान इनको दिल्ली की कुर्सी से उठा करके पुनः गुजरात फेंकने का काम करेगा। ये मेरा दावा है। अभी जिस तरह से सरकार ने बजट पास किया है, हम देख रहे हैं कि जो पिछले साल का बजट था किसानों का, अब की बार वो कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मोदी ये कह रहे हैं कि इस देश का जो बजट है किसानों के लिए वो बहुत लाभदायक है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों कानून जो हम लेके आए ये भी किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि हमने जो नोटबंदी का फैसला लिया बहुत ऐतिहासिक फैसला है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। बताओ कौन बताएगा देश की अर्थव्यवस्था सुधरी या देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली गई है? देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में अशिक्षा बढ़ी है। इसीलिए जो बजट लाए हैं ये बिल्कुल देश के विरोधी बजट है। पूरे देश को बेचने का, रेलवे को बेचने का, सड़कों को बेचने का, तमाम चीज़ों को बेचने का प्रावधान किया गया है। और इस बजट से पूरे देश की जो जनता है वो नाखुश है। और ये बजट जो है उम्मीद से बिल्कुल परे है। इससे सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का फायदा होने वाला है, देश के 130 करोड़ लोगों का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सरकार जो है किसानों को और जवानों को गुमराह करके फिर सत्ता में आना चाहती है। अब सब लोग समझ चुके हैं, इनकी चाल को समझ गए हैं। अब इससे पहले हमारे देश के इन्हीं लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड में जो अंग्रेजों ने कांड कराया था, उनको अपने लाठी के दम पर खदेड़ के हिंदुस्तान से भगाने का काम किया है। ये मोदी सरकार की हिम्मत क्या है? इनको अभी ये किसान लाठी से उखाड़ के या गुजरात पुनः भेजने का काम करेगा। जी आप
आपने जो बात कही है कि अभी जो चुनाव आएंगे उसमें जनता है इस सरकार को खाड़ेगी, लेकिन वही हाल हमने देखा था कि एनआरसी का जब मुद्दा देश में गरमाया था तब भी जो देश की जनता थी उसकी यही स्टेटमेंट थी कि आने वाले 19 के चुनाव में हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि पूर्ण बहुमत के साथ ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार में आती है? ये जो है इनका उस वक्त इनका जो प्रायोजित प्रोपेगेंडा था कि इसमें जातिवाद ला करके कि जो पाकिस्तान से मुसलमान आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, वो हिंदू आएगा और बांग्लादेश से हिंदू आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। ये बात हिंदुस्तान की सत्ता में बैठकर नहीं की जाती। इस बात को अगर कहने का दम है तो बांग्लादेश में जाकर के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों पर उत्पीड़न होता है तो ये तुम्हारी जवाबदेही होगी। ये वहाँ नहीं बोल सकते। ये नवाज शरीफ के जहाँ चुपचाप जाकर के झूठी बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण से वहाँ बुलाया जाता है तो उनके ऊपर अंकुश उठाते हैं। ये सरकार जो है आपस में भेदभाव करके तब लोगों को बताया गया था इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, लेकिन इसी सरकार ने पाकिस्तान से आए हुए अदनान सामी को जो है एक पुरस्कार देने का काम किया। ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करके अपने एजेंडे पर काम कर रही है, जो कि एक आरएसएस का एजेंडा है, भारत में फूट डाल के राज करने का, उसी एजेंडे पर चल रही है। और हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी आंदोलन हो उसमें हिंदू मुसलमान या जाति धर्म के आधार पर उस आंदोलन को धूमिल करने का काम कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर में चाहे तो हिंदू बेटी है या मुसलमान दामाद है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये सिर्फ उनका है जे अपने जो इनके दामाद हैं, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी हैदर हो, उसने भी एक मुसलमान लड़के से शादी की है। ये अपने लिए उन प्रवक्ताओं को अपने अगर ये कहते हैं घर वापसी, मैं मानता हूँ उनका बहुत बड़ा स्वागत है इस कदम का कि घर वापसी। अगर ये घर वापसी कराना चाहते हैं तो सबसे पहले घर वापसी कराएं तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन की कराएं, उसके बाद देश के मुसलमानों की घर वापसी कराएं। उनकी घर वापसी क्यों नहीं कराते हैं? ये सिर्फ हमारे जो भाईचारा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईचारा है आज यहाँ देश में, जो ये किसान आंदोलन है इसको उन्होंने खालिस्तानी नाम पर बदनाम करने की कोशिश की, जबकि इनका एक प्रायोजित गुंडा जो जिसका नाम दीप सिद्धू था वो लाल किले पर गया और उसके खिलाफ कोई भी जांच इन्होंने नहीं बैठाई है। इस आंदोलन को भी इन्होंने जातिगत रूप देने का काम किया, लेकिन हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की आवाम इनके मंसूबों को जान चुकी है। अब हिंदुस्तान का सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये अब इनको समझ चुका है कि सिर्फ फूट डाल के अपने प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं, इनको यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। अब इनके जातिवाद की बातों में हिंदुस्तान का जनता नहीं आने वाली है। तो क्या लगता है ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन अगर प्रधानमंत्री जी तीनों कानूनों को, हिंदुस्तान सरकार तीनों कृषि जो काले कानून हैं इनको वापस ले ले और जो हमारा एमएसपी है इस पर हमारा समर्थन मूल्य जो है उसको दे दे, उसके बाद ये आंदोलन पुनः बहुत जल्दी समाप्त किया जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। ये आंदोलन 2024 तक चलेगा, क्योंकि जब तक सरकार इन किसानों की नहीं सुनेगी, आज ये देश को बचाने का वक्त है। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश के 90% जनता का आंदोलन है। क्योंकि जब हमारे देश में अभी ये आपने देखा हो सड़क पर अगर हम एक भुट्टा खरीदें उसकी कीमत 10 रुपये होती है, अगर उसी भुट्टे को हम मॉल में खरीदने जाते हैं तो उसको 80 या 50 रुपये में दिया जाता है। ये तब है जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। अगर ये कुछ प्राइवेट कंपनियों पर इसका ठेका चला जाएगा तो इसका क्या हाल होगा? जो देश का गरीब है, जो बैटरी रिक्शा चलाने वाला है, जो ऑटो टेम्पू चलाने वाला है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, ऐसी चीज़ों को नहीं खरीद सकेगा। और जो पूंजीपति लोग हैं वो इसका लाभ उठाएंगे और 10-10 साल का स्टॉक करके हमारे देश के हमारे भाइयों को जिन पर ज़मीनें नहीं हैं, जो कहीं नौकरियां करते हैं, जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको महंगा करके बेचेंगे। इसलिए ये लड़ाई जो है मैं इस आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। और हिंदुस्तान के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। सभी का इसमें स्वागत है। ईवीएम पर क्या करना आपका? ईवीएम, अब मैं ईवीएम पर बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ईवीएम का निर्माण किया था, जहां इसका निर्माण हुआ था जापान जैसे देशों में, वहां इसका बहिष्कार कर दिया गया है कि ईवीएम जो है ये पूरा ढकोसला है, इसमें इनकी पूरी चाल है। जब आप समझिए अगर एटीएम हैक हो सकता है, अगर मोबाइल हैक हो सकता है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ये भी तो एक इलेक्ट्रिशियन को है, ये क्यों नहीं हैक हो सकता? क्या लगता नहीं कि किसान भाइयों को इस आंदोलन में इस ईवीएम के मुद्दे को भी उठाना चाहिए? अभी हमारा पहला मुद्दा तीनों काले कानून और जो हमारा जो एमएसपी है इस पर जो कानून बने, ये मुद्दा है। इसके बाद हम ये मुद्दा उठाएंगे। और सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है जो हमारे 100 से ज़्यादा लोगों को
लापता कर लिया गया, उन्हें फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। सबसे पहले अगर सरकार से बात होगी तो पहले उस बातों को उठाया जाएगा कि हमारे उन जवानों को वापस किया जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमे लगे उन मुकदमों को वापस किया जाए। उसके बाद हम वार्ता करेंगे, अन्यथा कोई वार्ता नहीं होगी जब तक उनके मुकदमे वापस नहीं ले जाएंगे। अभी एक स्वतंत्र पत्रकार है, उसने अपने एक फेसबुक लाइव किया और उसने बहुत सारी ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो किसान भाई है उन पर एक तरह से शोषण अत्याचार किया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल मिले, उनके कार्यकर्ता भी शामिल मिले और उसी के तहत उस भाई को अमनदीप पुनिया है उसको सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो क्या लगता है कि किसान भाइयों को उस पत्रकार के लिए भी आवाज उठाएं, क्योंकि आज जो आवाज किसानों की दूर दूर तक पहुंच रही है सिर्फ स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से पहुंच रही है, वरना गोदी मीडिया तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। गोदी मीडिया पूरा बिका हुआ, मैंने आपको पहले बता दिया। अर्नब गोस्वामी जो सुरक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उनको लीक कर देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? कि वो टीवी पर बैठकर पूछता है भारत, आज वो अर्नब गोस्वामी से पूछता है भारत कि देश का अन्नदाता 70 दिन से सड़क पर पड़ा हुआ है सर्द मौसम में, एक बार उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, क्या वो अन्न नहीं खाता है? ये सरकार जो है उसके पूरे फेवर में रहती है, जो उसके कहने पर काम करता है, जो उसके काले कानूनों, उसके जो गैर जिम्मेदाराना तरीके उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ये आज से नहीं, ये काफ़ी दिन से चला रहा है। ये वो लोग हैं, ये गांधी जी के हत्यारे लोग सत्ता में बैठ गए, ये लोगों के आवाज़ को नहीं सुनेंगे। ये आंदोलन भी गांधी जी की तर्ज पर किया जा रहा है, उनके विचारों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, शांतिप्रिय आंदोलन है। इसमें जो है इनके गुंडे आ गए, दीप सिद्धू ने यहाँ आकर के अहिंसात्मक काम किए जिससे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन ये आपका जो छोटी मीडिया, लोकल मीडिया है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है और हम सैल्यूट करते हैं। और बार बार हम किसान भाई, मैंने सोशल मीडिया से डाला है जो हमारे पत्रकार पर जो है गलत तरीके से कार्रवाई हुई है और शायद उनको जमानत भी मिल चुकी है। और हम लगातार, अगर किसी भी, ये किसानों का आंदोलन है, देश में अगर किसी भी वर्ग को परेशान किया जाता रहेगा, ये किसानों का दायित्व है। हम इस सरकार की खिलाफत करते रहेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भाई साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार आज अपनी मनमानी करे। लेकिन हमने उनसे ईवीएम का मुद्दा पूछा तो उन्होंने कहा कि ईवीएम के मुद्दे को भी हम इस आंदोलन में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी डिमांड है कि जो 3 काले कानून सरकार ने पास किए उनको पूरी तरह से रद्द करे, उसके बाद आंदोलन आगे ईवीएम को लेकर जारी रहेगा।